लेकिन कहीं भागने की कोशिश भी मत करना। सर, इस बाबा कलीम कुरैशी को ढूंढते हैं। लगता है ये जिंदा है और गाड़ी को धक्का देने के बाद ये बच निकला है। कहां तक जा पाएगा? त्रिपाठी, जो लोग इस ट्रिप पर गए थे और जो नहीं गए थे, किशन और जया, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ अर्जेंट बेसिस पर। और सर, मैं इस पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालती हूँ। अगर ये बाबा इस साजिश में शामिल है तो जरूर मुकेश भी इसका हिस्सा होगा। 99% चांसेस हैं कि कल्प्रिट कोई घर के अंदर का ही है, जिसने इस बाबा कलीम को अपना हथियार बनाया। बाबा कलीम कुरैशी नाम है। नाम बदल सकता है लेकिन चेहरा इतनी आसानी से बदल नहीं पाएगा। समोहा, सिकंदगढ़, नियालपुर, सीमापुर, ये जहां कहीं भी हो, मुझे ये आदमी चाहिए। सलाम मैडम। सीमापुर का एक परिवार है, तनवर परिवार, तो इसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल। वो नियालपुर के पुरनिया झील में जिनका एक्सीडेंट हुआ वो? नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। एक बाबा कलीम कुरैशी है, मुझे उस पर शक है। लालू, तो एक काम कर, इस बाबा के साथ पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा निकाल। स्वाति, सर। तुम किशन, जया और रघु के फोन रिकॉर्ड चेक करो। अजीत, आरती और मालती के फोन रिकॉर्ड चेक करेगा। मेरे पास ड्राइवर संदीप वर्मा, उमेश तनवर और मुकेश तनवर के फोन रिकॉर्ड्स हैं। और सर, ये जानवी जानवी के घर वालों ने उसे फोन लेकर नहीं दिया था। मेरी मुकेश और किशन से बात हुई और रघु के साथ मैंने क्रॉस चेक भी किया। अनबन किसके बीच सर? बड़े भाई किशन और छोटे भाई मुकेश के बीच। सर, भगवान का दिया काफी कुछ है सर। उमेश भाई साहब किसान थे, उनके पास काफी जमीन थी। 3 किराने की दुकान है जो किशन और मुकेश मिलकर संभालते हैं। सब अच्छा चल रहा है सर। और जब तक उमेश जी सही थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जैसे ही उनके शरीर के एक साइड को लकवा मार गया, मानो परिवार का एक साइड सुन पड़ गया। वो साइड कौन सा था रघु जी? हम समझे नहीं सर। ढाबे पर आप लोगों के खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। वो नींद की गोलियां किसने मिलाई होंगी और कैसे मिलाई होंगी? आप कह रहे हैं हमारे परिवार में से ही किसी ने ये मर्डर्स करवाए हैं जी, मैं यही कह रहा हूं। कौन हो सकता है वो रघु जी? आप हमें किसी पे शक करने को कह रहे हैं? जी। बेटा पानी लेके आओ। सुनो बेटा मुकेश, तुम सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दो। दाल मखनी यहाँ की तो फेमस है ही, 2-4 सब्जी भी मंगा लो, ठीक है? और भैया, बाबूजी के लिए ना सलाद मंगवा दीजिए। अच्छा, मेनू कार्ड तो दो। हम सब साथ ही बैठे थे, एक ही साथ खाना आया और हम सब खाने लगे। ले लीजिए। बाबा कलीम ने भी वही खाना खाया था? हाँ, खाया ही होगा। अब सर इतना ध्यान से नहीं देखे थे कि कौन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। जब सब खा रहे थे तो उसने भी खाया ही होगा। ड्राइवर संदीप वर्मा और मुकेश? बता तो दिए सर आपको। सब साथ ही बैठे थे, साथ ही खाना खाए। अब हर किसी पे नज़र तो नहीं पड़ती ना। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें कोई साजिश है। साजिश तो हुई है रघु जी, गहरी साजिश हुई है, जिसका शिकार आपकी पत्नी मालती भी हुई। हम तो सब बस ऐसे ही मिलने चले आए थे, देखा कि सब दरगाह पर जा रहे हैं तो हम लोग भी तैयार हो गए। हमें नहीं पता था सर कि हम मालती को खो देंगे। आपके अपने भाई उमेश जी के साथ उनके खेतों में या उनकी दुकानों में कोई पार्टनरशिप थी? मेरा मतलब हिस्सेदारी? नहीं सर, हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है। उमेश भाई साहब के साथ हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। ए भैया, जाओ ना, जाके पड़ोसी से पूछ लो कुछ उल्टा सीधा था का? काहे, कुछ था का उल्टा सीधा? हाँ, अब सब बात कर रहे हैं। खाने में नींद की गोली मिलाई थी, फिर तो कुछ उल्टा सीधा होगा ना। पहले से ही था। पड़ोसी काफी खुसर फुसर कर रहे हैं। किसके बीच का बात था पहले का? मतलब किशन और मुकेश का? अब भैया बेकार में हमारी जुबान तो खुलवाओ नहीं, इधर की उधर करने की आदत है नहीं हमका। अरे भैया बता भी दो, कुछ तो बता दो। निर्मला। निर्मला? हाँ, तनवर कोठी से एक गली छोड़ कर रहती है निर्मला। ये उमेश तनवर के फोन रिकॉर्ड्स हैं और ये एक नंबर है। जी सर। 17 सितंबर रात 9:15 बजे उमेश को इस नंबर से मैसेज आया था, तब से नंबर स्विच ऑफ है।
डिटेल्स निकलवाओ इसकी। और कोई नंबर्स किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में जिन पर जरा भी शक हो? नहीं सर, बस यही एक नंबर है, 9:15 बजे वाला मैसेज जो उमेश तंवर को आया था। और मुकेश के स्टेटमेंट के हिसाब से पार्टी ढाबे पर खाना खाने के लिए रात के तकरीबन 9 बजे रुकी। 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। बाबूजी के भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। संतराम ढाबा पहुंचने में कितनी देर लगेगी? शायद ये मैसेज एक इशारा था ढाबे पर रुकने के लिए, लेकिन ये इशारा उमेश को क्यों दिया जाता? शायद मैसेज में ढाबे का नाम लिखा हो, उस ढाबे पर रुकने के लिए क्या गया हो, लेकिन मैसेज उमेश को क्यों किया गया? वो खुद भी तो मारे गए। सर फोन उमेश का था, लेकिन इशारा किसी और को था। शायद कोई ब्लैंक मैसेज किया गया, शायद उमेश का फोन इस्तेमाल किया गया उस पूरी साजिश में। डिटेल्स आने देते हैं नंबर की, कुछ तो खुलासा होगा। इस पर्टिकुलर ढाबे पर खाना खाने का सुझाव ड्राइवर संदीप वर्मा का था। बाबा कलीम कुरैशी वहीं झील के पास भागता हुआ दिखा। हो सकता है संदीप वहीं कहीं छुपकर बैठा हो, दिखा नहीं। हो सकता है कलीम और संदीप दोनों ही इन्वॉल्व हो। ये दोनों इन्वॉल्व थे या इन्हें इन्वॉल्व किया गया था, इसका जवाब तनवर फैमिली की कोठी की दीवारों के पीछे छुपा था, जहां इस जुर्म का बीज बोया गया था। वो आवाजें जिन्हें रातों को काफी लोगों ने सुना था। वकील दौला, सुनाई दिया ना? वकील दौला। वो बाबा कलीम कुरैशी को जिसको तुम ले आए थे मुकेश, सच बताओ वो सीधा आदमी था? कैसा सवाल है किशन भैया? और हम अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश कर रहे थे बाबूजी के लिए। और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, क्यों? यही कहना चाहते हो तुम? सब जानते हैं कौन क्या कर रहा था और क्या नहीं। वैसे भी ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। अरे अम्मा बाबूजी नहीं रहे, चाची नहीं रही, और जानवी गायब है, और तुम कह रहे हो ये वक्त नहीं है बातों का। क्या कहना चाहते हैं आप किशन भैया? ये फकीर दौला जाने वाली बात कि वो बाबा कलीम कुरैशी का कौन प्लान था ना? हम बाबूजी के लिए दुआ मांगने गए थे किशन भैया। आप तो हमारे साथ कभी गए नहीं कहीं भी। हम यहाँ रह के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। जी, वो मुकेश जी घर पर नहीं है। मुझे मुकेश जी से नहीं, आपसे बात करनी है। 1 मिनट किशन भैया, आप बाबा कलीम पे शक कर रहे हैं या डायरेक्ट हम पे शक कर रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हम इशारा कर रहे हैं एक साजिश की तरफ, क्योंकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फकीर दौला जाने का मकसद वो बाबूजी के लिए दुआ मांगना तो नहीं था। आपका सवाल हमारी समझ नहीं आया। आरती जी, आपके चेहरे ने मुझे सब जवाब दे दिया है, पर फिलहाल मुझे ज़बानी जवाब चाहिए। क्या दोनों भाई मुकेश और किशन की आपस में बनती है? जी हाँ, बिल्कुल बनती है। क्यों नहीं बनेगी? हमेशा से? जी, हमेशा से। दोनों भाइयों की काफी अच्छी जमती है एक दूसरे से। और तीसरे से? जी जी, तीसरे भाई जीवन के साथ दोनों भाइयों की जमती थी। किशन और मुकेश के बारे में जो पूछ रहे हैं, आपको जीवन तनवर के बारे में भी पूछना चाहिए। कौन जीवन तनवर? मुकेश और किशन का बड़ा भाई। 4 साल पहले एक्सीडेंट में ही डेथ हो गया था उसका। एक्सीडेंट ही था क्या? अब ऐसा है ना मैडम, सड़क पे होने वाले हर केस को एक्सीडेंट ही माना जाता है। अब ये गाड़ी पानी में गिरा तो एक्सीडेंट ही माना जा रहा था, लेकिन जब ये नींद की गोली वाला एंगल सामने आया तो पता चला कि मर्डर है। आरती जी, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। क्या बड़े भाई जीवन के साथ मुकेश और किशन की जमती थी? वैसे जीवन की मौत भी एक एक्सीडेंट में हुई थी ना? हमें आपके सारे इशारे समझ में आ रहे हैं मैडम। हाँ, जीवन जी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी 4 साल पहले, और तब हम उनकी पत्नी थे। हमें मालूम है कि अब आप इस बात पर भी आएंगी। 25 साल के थे जब विधवा हो गए थे। हमारे सास ससुर ने हमें अपनी बेटी की तरह रखा है, और 3 साल बाद मुकेश जी ने हमसे शादी की। बस यहीं तक पहुंचना चाह रही थी ना आप? यही पता लगाया होगा, और आप आकर हमसे ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे जीवन जी की मौत के पीछे कोई बहुत गहरा राज है जो मुकेश जी से जुड़ा होगा। और आप उस एक्सीडेंट को इस एक्सीडेंट के साथ कैसे जोड़ सकती हैं? और हम आपको एक बात और साफ साफ बता दें, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे शरीर में से वो नींद की गोलियों का असर नहीं निकला है, क्योंकि हमने उस रात उस ढाबे पर खाना खाया ही नहीं था। हम माँ बनने वाले, नहीं मन किया हमारा। इसीलिए नहीं कि हमको पता था कि उस खाने में कुछ मिलाया गया है,
इसलिए नहीं कि हमें मालूम था कि हमारे पति और हमारे जेठ किशन जी ने मिलकर कोई साजिश रची होगी। आपके पति मुकेश जी से और आपके जेठ किशन जी से हमने पूछा कि फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्लान कैसे बना। अच्छा, ये आपका फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्रोग्राम कब बना? मतलब ऐसे ही बना या फिर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी? सर मन्नत ही मांगी थी। पहले 10 बार पीर वाजिद दरगाह के चक्कर कटवाए, फिर मुकेश से कहा फकीर दौला की दरगाह जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? उसका पता हम लोग लगा लेंगे, पर फिलहाल आप हमें ये बताइए, क्या बाबा कलीम कुरैशी, जिसके कहने पे आप लोग सिकंजगढ़ के पीर वाजिद की दरगाह पर गए 10 बार और फिर समोहा के फकीर दौला की दरगाह पर निकल पड़े, ये बाबा कलीम कुरैशी आपके यहाँ रुकता था रातों को? नहीं तो मतलब नहीं रुकते थे। ये बात हम आपको कैसे बता सकते हैं कि रात में बाबा कलीम बाबूजी के घर रुकते थे या नहीं? ये सवाल आप मुकेश भैया या फिर आरती भाभी से पूछिए। आरती ने कहा वो रात को वहां नहीं रुकते थे। जया जी, आप और किशन उस घर में रहते नहीं थे, पर वहां की खबर तो जरूर रखते होंगे। कैसी खबर? वो जो सुनाई देती थी, रातों की चीखें। चीखें? जी, रात के सन्नाटे में आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। मैंने बोला फकीर दौला। ये फकीर दौला की दरगाह जाने वाली स्टोरी में खोट है मैडम। कैसा खोट? ये तनवर परिवार की एक पड़ोसन है, समझो हमारी बिरादरी की है। फकीर दौला! क्या कहा मैंने? फकीर दौला! क्या नाम लिया मैंने? फकीर दौला! भूतों और पागलों वाली आवाज में ना चिल्लाता था कोई। ये तनवर कोठी से आवाज आता था क्या? हाँ, ये आवाज यहीं से आती थी। और ये चिल्लाता कौन था? हमें नहीं पता और हम ना कभी जानने का कोशिश भी नहीं किए, डर लगता था भाई। अब देखो ना, 3-4 रात ना ऐसे ही चिल्लाने का आवाज आया और फिर सब के सब निकल पड़े वही फकीर दौला की दरगाह पे और फिर हो गया इतना बड़ा कांड। 3-4 रातें चिल्लाना हुआ, उसके बाद इतना बड़ा कांड। जया जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीखें आपने सुनी ना। सुनी थी ना आपने? हमें और कुछ नहीं कहना है। आप इस बारे में या तो हमारे पति या फिर मुकेश भैया से बात कीजिए। तीन संभावनाएं हैं। पहली, बाबा कलीम, संदीप वर्मा और जानवी तनवर की लाशों को मगरमच्छ खा गए। दूसरी संभावना यह है सर कि उनकी लाश बहकर काफी दूर चली गई होंगी और आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग जगह पे मिलेंगी। तीसरी संभावना यह है जो आप भी कह रहे हैं और मुझे भी सही लग रहा है कि वो तीनों पानी में गए ही नहीं, तीनों जिंदा हैं। सर ये जो नंबर है 44456787 सर, जिससे उमेश तंवर को मैसेज आया था, सर ये फर्जी नंबर है। सर से पैर तक पूरा फर्जी। CDR में सिर्फ एक ही नंबर है, उमेश का। उसके अलावा कोई और कॉल या मैसेज नहीं किया गया इस नंबर से? नहीं सर, प्रीपेड नंबर है, मुजफ्फरपुर का। इसी साजिश के लिए लिया गया होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि गलती से उमेश तनवर को ब्लैंक मैसेज चला गया हो, जैसे कि कभी कभी हमसे भी हो जाता है। किसी गांव के अनाड़ी आदमी औरत ने गलती से कोई मैसेज भेज दिया हो और कोइंसिडेंटली वो नंबर उमेश तनवर का हो। एक तो ये नंबर फर्जी है, दूसरी बात इससे सिर्फ एक ही मैसेज किया गया और तब से ये नंबर बंद है। पक्का गड़बड़ नंबर है, लग जाओ इसके पीछे। बाबा कलीम कुरैशी अभी तक मिला नहीं है और शायद इतनी जल्दी मिलेगा भी। सर ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी की लाशें भी अभी तक नहीं मिली। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये साजिश बीमार उमेश और उसकी पत्नी माधुरी को मारने के लिए बनाई गई हो और ये रघु की पत्नी मालती इत्तेफाकन मारी गई है क्योंकि वो लोग अचानक घर पे पहुंच गए थे और साथ में चल दिए थे। अगर बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप और जानवी मिले हुए थे इस साजिश में, तो ये साजिश दोनों भाइयों और जानवी के बीच रची गई हो या फिर एक भाई और जानवी के बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप और जानवी गाड़ी झील में गिरने से पहले उतर गए हो? मैं कहता हूँ मुकेश और किशन से सख्ती से पूछताछ करते हैं। और वो आवाजें जो रात को तनवर फैमिली के घर से आया करती थी, सर उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हैं। उन चीखों का इस फकीर दौला के दरगाह पे जाने के प्लान से डायरेक्ट कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
मकसद कहीं प्रॉपर्टी तो नहीं था? जीवन का एक्सीडेंट, क्या वो भी मर्डर था? तो फिर तो आरती के ढाबे पे खाना न खाने का भी कोई कनेक्शन हुआ होगा। प्लानिंग, मोटिव, हर चीज शॉकिंग है, हर एक पर शक था। लेकिन यह केस अभी भी हमारी पकड़ के बाहर था। बाबा कलीम कुरैशी मास्टरमाइंड था या मोहरा, ये अभी तक क्लियर नहीं था। सर हम उस घर में रहते ही नहीं हैं, तो आप हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? हमको तो मुकेश नहीं बताया था कि बाबा कलीम बाबू ने फकीर दौला के दरगाह ले जा रहे हैं। पर मेरे सवाल अलग है किशन। पहला, क्या ये बाबा कलीम तुम्हारे पिताजी के घर में रातों को रुका करता था? दूसरा, तनवर कोठी से रातों को आवाजें क्यों आती थी? आपके दोनों सवालों का जवाब है हमको नहीं मालूम, क्योंकि पहला, हम उस घर में नहीं रहते थे सर, और दूसरा, ये बाबागिरी में हमको रत्ती भर का विश्वास नहीं था। हाँ सर, बाबा कलीम आए दिन हमारे घर आते थे। क्या वो रात को भी रुकते थे? और वो आवाजें, क्या वो बाबा कलीम की ही आवाजें थी जो वो इसलिए निकालता था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी छोटी बहन जानवी को कन्विंस कर सके? क्या ये सब एक ड्रामा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रात को आते जरूर थे, लेकिन रुकने के इरादे से नहीं। तो फिर रुकते क्यों थे? और वो आवाजें फकीर दौला के बारे में सबको बताने के लिए कोई चाल थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कैसा था? वो चिल्लाना क्या था मुकेश? फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला। हमने आपको पहले ही कहा है साहब, जो मुकेश ने हमको बोला हमने उसकी बात मान ली। अब आप जाने और मुकेश जाने। जाहिर सी बात है तुम हमसे सच छिपा रहे हो। देखो अभी भी वक्त है, जो भी सच है बता दो। बहुत हुआ ये टेबल टेनिस। मुकेश किशन। बेटा इतना याद रखना, अगर हम खेलने पर आ गए ना तो जिंदगी भर नहीं खेल पाओगे। देखिए ऐसा है, इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में काफी बहस हो चुकी थी। किस बात को लेकर? अरे ये बाबा ओ बाप, जंतर मंतर तंत्र वगैरह वगैरह। अरे इतना बोलने के बावजूद भी है हमने एक भी बात नहीं सुनी साहब। मुकेश देखो बहुत हो गया। अब बाबूजी को इस हालत में 10-10 बार सिकंजगढ़ ले गए तुम, और अब उस तांत्रिक बाबा को घर में बुलाने लगे हो। देखिए किशन भैया, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बीच में मत पड़िए, बस दूर रहिए। तुम सभी लोग सठिया गए हो, पागलों वाली हरकत कर रहे हो, और अब तुम लोग किसी और दरगाह में जाने की बात कर रहे हो। हाँ? कोई फकीर दौला समूह में? हाँ किशन भैया, और हम तो चाहते हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ। एक बार जाएंगे तो भरोसा हो जाएगा आपको। हम चुप रहो। अरे क्या चले, साफ साफ कोई चाल चल रहा है ढोंगी बाबा, कोई बड़ा गेम खेलने का सोच रहा है, और तुम आंख कान मुंह नाक सब बंद करके उसकी बातों में आ रहे हो यार। पहली बार जब मुकेश ने बाबा को घर लेकर आया था ना, तो हमने उसे साफ साफ कह दिया था मत पड़ो इस अंधश्रद्धा में, कुछ नहीं रखा है। बाबूजी का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, पर नहीं, किसी को हम पर विश्वास ही नहीं था, कोई हमारी बात सुना ही नहीं, और पकड़ के ले आए कहीं से वो बाबा कलीम कुरैशी को। दीवानपुर की होलसेल मार्केट में हमें काम था, हम वहां से लौट रहे थे कि तभी हमें पहली बार बाबा दिखे। हाँ आरती बोलो। हो गया काम? हाँ बस एक छोटा सा काम और बचा है, वो पूरा करते ही घर के लिए निकलता हूँ। ज्यादा देर मत कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारी मनोहर कहानियों की कब्र तो मैं बाद में खोदूंगा, पहले ये बताओ तुम्हारे घर रात को चिल्लाता कौन था? प्लान क्या था? कोई प्लान वैन नहीं था सर। फिर क्या था? घर की इज्जत की बात थी बस। मेरे पेशेंस को मत आजमाओ, एक के बाद एक कहानी करना बंद करो। पहले माजरा था तुम्हारे पिताजी की तबीयत का, अब ये घर की इज्जत बीच में कहां से अटकी? सर हम अपने बाबूजी के लिए सब कुछ कर रहे थे, और जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा था। सबका असर हमारी छोटी बहन जानवी पर होने लगा था। जानवी पर? जानवी के बारे में भी हमको मुकेश ने बताया था, वरना हमको कैसे पता चलता? हम तो उस घर में रहते नहीं थे। जब वो बात हमको बताई तो हम सीधे मुकेश से कहा, और घर में सबको कहा कि हर चीज के लिए वो बाबा को शामिल मत करो, सीधे लेके जाओ डॉक्टर के पास जानवी को। क्यों, क्या हुआ था जानवी को? मुकेश क्या हुआ था जानवी को? पीर वाजिद की दरगाह पर जब भी जाते तो वहां पर एक गेस्ट हाउस में हमारे रहने का इंतजाम होता था, पर जब भी हम मत्था टेककर वापस गेस्ट हाउस में आते अब जानवी बेचैन हो जाती थी।
अम्मा भैया हम अभी दरगाह जाके आते हैं। अरे बेटा अभी तो गए थे हम और खाने का टाइम हो रहा है। हाँ जानवी, और हमें कल फिर से जाना है। पर हमारा मन कर रहा है और हम जल्दी आ जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे जी नहीं लगता ना। आते हैं। हाँ जानवी, गेस्ट हाउस में भी जानवी बीच रात को अचानक से उठकर बाहर के कमरे में प्रार्थना करने बैठ जाती थी। जानवी पर कुछ तो असर हो रहा है। ये क्या जानवी, तुम बिना बताए यहाँ पर चली आई? हमने पूरा गेस्ट हाउस मारा, पता है तुम्हें? मुकेश भैया हम सिर्फ एक ही बात जानते, बाबूजी को जल्दी ठीक होना, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना है। बाबूजी की लाडली थी जानवी, पर हम में से किसी को पता ही नहीं चला कि सबका असर जानवी पर किस हद तक चढ़ गया था। कैसा असर? बाबा कलीम ने कहा कि 10 बार सिकंजगढ़ जाके माथा टेकना है, तो हम गए 10 बार। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद अचानक से रात को जानवी आवाजें किचन में से आ रही हैं। अम्मा, आरती आप यहीं रुकी, हम देखते हैं। जानवी, चल। जानवी, कहाँ है वो नौबत कमीना? कहाँ है वो नौबत कमीना? किसने कैद कर रखा है मुझे? जानवी, बुलाओ उसे। जानवी, कैद कर रखा है मुझे यहाँ पे। बेटा नहीं। ए बुढ़िया, मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ। जानवी, फेंक दो ये छुरा। क्या तमाशा बना रखा है ये? तमाशा? तमाशा? खोल इसे, खोल। तमाशा तब होगा जब खून की नदियाँ बहेंगी। जानवी, बात सुनो जानवी। मोटी मोटी कर दूंगा सबकी। जानवी, जानवी। जब वो सुबह उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात को हुआ क्या था। अम्मा, अम्मा ये सब कैसे हुआ? जानवी को संभालना नामुमकिन सा हो गया था और फिर बाबा कलीम को बुलाना ही पड़ा। रात में बुलाना पड़ा जब जानवी नहीं होती थी। बाबा, हमने सब सुन लिया, बात करते हैं। यहाँ पे कौन लेके आया मुझे? हाजिर करो।
क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? क्यों बुलाया? देख बच्चा, बात सुन। चुप कर। बच्चा बोला तो कच्चा खा जाऊंगा तुझे। साले नापाक ढोंगी, लोगों को ठगता है ना तू, लूटता है उन्हें। आप जो कहें सब सही है। हम नापाक हैं और आप पाक हैं। हम बस आपको रिहा कराने के लिए आए हैं। पहले बता मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको बुला के। उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, रूह से माफ़ी मांगते हैं आपसे। आप खुद बता दें कि हम आपकी रिहाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी जाहिर करें। मुझे यहाँ बुलाने से पहले मर्जी पूछी थी मेरी? हमने आपको बताया ना, वो यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जिन्हें लकवा मार गया है। उन्हें शिफा की बहुत ज़रूरत है। बस इसी नेक काम के लिए हमने आपको हाजिर किया है। पर अब हम माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। आप खुद ही कोई तरकीब बता दें। क्या हुआ जानवी को? वो आवाज किसकी थी? ये कौन सता रहा है इसे बाबा? ये किस रिहाई की बात कर रही है? कुछ नहीं हुआ है जानवी को। हमने कुछ रूहानी ताकतों को आवाज़ लगाई थी उमेश जी को ठीक करने के लिए, पर लगता है किसी अनजान रूह ने कब्जा कर लिया है जानवी पे। बाबा कुछ भी कीजिए, बस बचा लीजिए जानवी को इस सब से। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको इस अनजान रूह से अकेले में बात करनी होगी जिसने बच्चे पे कब्जा कर लिया है। जानवी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मुकेश ने हमको बताया था। अम्मा बाबूजी ने तो कभी मुंह ही नहीं खोला हमारे सामने, और जानवी वो बेचारी तो कभी जानती नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा है। हमारा मुकेश के साथ लड़ाई भी हुआ। देखिए किशन भैया, आप अकेले रहते हैं जया भाभी के साथ, आपकी लाइफ सेट है, हम दखल देते हैं। वाह, अकेले रहते इसका मतलब अपनी बहन की परवाह ना करें। अरे मुकेश मूर्ख, तू काहे नहीं समझता रे? वो बाबा एक नंबर का फ्रॉड है। कुछ खिला पिला दिया होगा जानवी को। अरे तुरंत डॉक्टर को दिखाओ जाओ। देखिए किशन भैया, अब कुछ नहीं हो सकता, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। जो अंधा है अंधश्रद्धा में, वो कहाँ देखेगा रे? किशन भैया, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन हमको करनी है। देखा, हम कह रहे थे ना, इनके घर में पक्का कुछ पकड़ा है। उस बाबा कलीम कुरैशी का बड़ा आना जाना हो रहा है घर में, लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं होता है रूबू, सब बकवास है ये। जानवी दिमागी तौर पर बीमार है। पहले जीवन भाई गए, फिर बाबूजी की बीमारी, बेचारे बच्चे पर असर हो गया यार। उसके ऊपर बाबा के कहने पर तुम लोग 10-10 बार दरगाह के चक्कर काट के आए हो, तो स्ट्रेस हो ही जाता है। अक्सर लोग जिन चीजों पे घिरे रहते हैं ना, वो चीज उन पर हावी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर उसका इलाज करता है, दिमाग का डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट बोलते हैं उनको। देखो हम लोग शहर जाएंगे जानवी को लेकर, ठीक है? किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी जानवी, सब जगह बदनामी होगी, वो अलग, दूर दूर तक बयान नहीं कर पाएंगे उसका। पूछिए उस मुकेश से कि उसे साइकाट्रिस्ट के पास जाने में इतनी आपत्ति काहे थी। ये फकीर दौला की दरगाह पर जाने वाली बात कब और कैसे उठी? ये बात भी आप मुकेश से ही पूछिए, क्योंकि उसने हमको कहा था कि बाबा ने निजात दी है। वैसे पूरे मोहल्ले में बात फैली थी तनवर कोठी में कुछ हो रहा है। अफवाह थी कि अम्मा चिल्ला रही है, कभी अफवाह ये थी कि आरती को कुछ हुआ है। लेकिन साहब हम कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये सारा खेल वो ढोंगी बाबा का था। तो ये सारा खेल बाबा कलीम कुरैशी का था। फकीर दौला दरगाह पर जाने की सलाह कलीम ने दी थी। नहीं सर, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था। ये आवाज उस रूह की थी, वो एक मर्द की आवाज थी जो जानवी के अंदर से आ रही थी, जिसने उसके अंदर डेरा डाल रखा था। एक भयानक सी आवाज। साले कमीने, पहले घाव देता है, फिर मरहम भी तू ही लगाएगा? हाँ, नमक रगड़ेगा मेरे घाव पे तू? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे, जो हमने आपको इस दुनिया में बुलाया है। अब आप ही बताएं हम क्या करें आपकी रिहाई के लिए। गलती नहीं, गुनाह किया तूने, गुनाह। मैं जहां था मैं बहुत खुश था, मुझे यहाँ बुलाया, फंसा दिया मुझे यहाँ पे। आप बस हुक्म कीजिए, बिना किसी सवाल के हम करेंगे। फकीर दौला ले चलो, मैं
मैं फकीर दौला का मुरीद हूँ। फकीर दौला ले चलो मुझे, फकीर दौला ले चलो। मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई नहीं दिया? फकीर दौला, फकीर दौला, फकीर दौला, फकीर दौला, सुनाई दिया ना? फकीर दौला। इतने बड़े बुजुर्गान दीन बाबा फ़कीर दौला का नाम सामने आया है। अब नाम आया है तो हो आते। अब हम भी आप लोगों के साथ आएंगे। बाबा कलीम और जानवी के बीच की हुई बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही हुई थी, राइट? उस वक्त तुम लोगों में से किचन में कोई मौजूद नहीं था? नहीं सर, लेकिन सर हमने आवाजें सुनी थी, वो आवाजें जो जानवी के अंदर से आ रही थी। जब तुम्हें पता था ये बाबा कलीम ढोंगी है, पाखंडी है, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों रहे? रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकते हैं? हम तो उस घर में रहते नहीं थे, और वो बाबा कलीम कुंडली मार कर घर के अंदर बैठा हुआ था। पूरी फैमिली उस बाबा के गिरफ्त में थी साहब। हमारा कोई सुनता ही नहीं था साहब। किशन भैया को शक था कि हमारे और बाबा के बीच कोई मिलीभगत है। क्या किशन का शक सही था? देखिए सर, हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, और आप किशन भैया के ऊपर भी शक कर रहे हैं, और आपके खबरें घूम रहे हैं चारों ओर, ये जानने के लिए कि हमारे बीच में कोई अनबन हो या कोई जमीन जायदाद का मामला। सर हम आपको साफ साफ बता देते, हमारे बाबूजी, हमारी अम्मा, हमारी जानवी हमारे लिए सब कुछ थी, जैसे कि किशन भैया के लिए थी। हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है ये सब कैसे हुआ और ये सब किसने किया। ये केस अब और पेचीदा होता जा रहा है। अब तो साजिश में एक रूह भी आ गई। सर, जैसे तनवर फैमिली को नींद की गोलियां खिलाई गई थी, कहीं ये दोनों भाइयों में से एक भाई हमें भी तो गोली नहीं दे रहा? पर नींद की गोली तो मुकेश को भी खिलाई गई थी। हाँ, मुकेश के ब्लड स्ट्रीम में भी आक्रमण के डोजेस हैं। दूसरों के डोजेस से कम थे? नो, सेम। एक बात तो साफ हो गई है, ये जो बाबा कलीम है बड़ा चालाक। पर सर, लाने वाला तो मुकेश ही था, फादर के इलाज के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर के इलाज को लेकर जितने भी चक्कर काटे जा रहे थे पीर वाजिद की दरगाह पे, जहाँ पे मुकेश के मुताबिक जानवी पर असर हुआ, ये सारा नाटक वहीं से शुरू हुआ हो? मतलब जानवी और बाबा कलीम के बीच में कोई नाटक प्लान किया गया हो? क्या एक 18 साल की बच्ची एक पाखंडी बाबा के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली का सफाया करने का प्लान बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। और सर, एक मनगढ़ंत रूह ने भी इन लोगों का साथ दिया, पूरी फैमिली को डराकर उन्हें फकीर दौला के दरगाह पे ले जाने का और रास्ते में ही उनका सफाया कर देने का। संदीप, चला लोगे ना? चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है, आंखें एकदम बंद हुई जा रही हैं और सिर बहुत जोर से घूम रहा है। काम करो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तुम चुप जाओ, हम कम पटा गए थे। सर अगर ऐसा हुआ होगा तो अब हमें एक और लाश मिलनी बाकी है, ड्राइवर संदीप वर्मा की, और फिर किसी न किसी बिल से इस बाबा और जानवी को ढूंढ निकालना होगा। यहाँ साजिश किसने रची, कैसे रची, कौन बच निकला, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन तीनों के फोटोज जितनी दूर तक हो सके सर्कुलेट करो। बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप, जानवी, इन तीनों में से कोई ना कोई जिंदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये उम्मीद नहीं थी किशन भैया कि पुलिस को ऐसी पट्टी पड़ाएंगे, जैसा कि बाबा कलीम के साथ मिलकर हमने कुछ किया हो। हमने झूठ नहीं बोला है, पट्टी नहीं पड़ाई है, जो सच है वो बोल दिया। किशन भैया, सच तो ये कि जानवी को सच में दौरे पड़ते थे, और सच तो यह कि हम सभी बाबूजी को ठीक देखना चाहते थे, और सच ये भी है कि दरगाह अस्पताल नहीं, दुआ दवा नहीं, और बाबूजी को सिर्फ दवा ठीक कर सकती थी, एक ढंग के डॉक्टर की दवा, समझे तुम? दरगाह के दर्शन बाबूजी की मर्जी से हुए थे, वो खुद चाहते थे वहां पर जाना। वो बीमार थे, खुद का सही सोच नहीं पाते थे।
मर्जी तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी चलती थी। वाह किशन भैया, ये कह के सारा शक हम पे डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमारे साथ कभी गए नहीं, किसी दरगाह पे नहीं गए और यहाँ घर में रह के सारा ड्रामा रच रहे हैं? वाह भाई वाह, सब कुछ तुम्हारे होते हुए हुआ, हमारी गैर मौजूदगी में हुआ। आपकी गैर मौजूदगी आपकी साजिश का हुक्म का एक कथी किशन भैया, ताकि आपका नाम सामने न आए और पूरी दुनिया के सामने आप साफ सुथरे रहे। पर यहाँ घर में रह के रिमोट कंट्रोल से सारी कहानी खत्म कर दी आपने। ठीक है, जो समझना समझ लो। ठीक है, जाओ पुलिस के पास जाओ और बोलो। देखो हमारे खिलाफ क्या निकलता है। जाओ जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ, बोलो। सर जी, रीटापुर गांव से एक फोन है, एक लाश मिली उन्हें। रीटापुर? इस पुरानिया झील का एक छोर रीटापुर से भी लगकर है। जी सर, आज सुबह सुबह लाश पानी से बाहर आई है। किसकी लाश है? सर लाश को गांव वालों ने किनारे पर रखा हुआ है। सर हो सकता है लाश नियालपुर की तरफ से बहती हुई आई है। किसकी लाश है जीत? बाबा कलीम कुरैशी भी मारा गया। अब बाबा और जानवी की अफेयर वाली स्टोरी होल्ड नहीं करती। सर हो सकता है ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी के बीच में कुछ रहा हो। तुम चुप जाओ, मैं काम कर लेता हूं। हो सकता है न्यालपुर वाला आई विटनेस भैरव सिंह हमें गुमराह कर रहा हो। हम चेहरा तो नहीं देख पाए थे, पर कपड़े कुछ इस तरह के पहने थे साहब। भैरव सिंह ने उसे पीछे से देखा था। यह भी तो हो सकता है वो कोई और हो, जिसे वो बाबा कलीम कुरैशी समझ बैठा हो, या फिर ये कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, कसम से साहब। साहब हमने वहां पे एक आदमी को पीछे से भागते हुए देखा था साहब, पठानी पहन रखा था साहब उसने। इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो तू हमारे पास आया और न ही न्यालपुर के मुखिया ने। साहब हम जाते तो हमारी जान चली जाती थी साहब। और पूजा की। कौन पूजा? साहब वो बड़ी जात की है साहब, और हम छोटी जात के। साहब हम इसलिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि जब वो गाड़ी झील में गई तब हम वहाँ पूजा के साथ बैठे थे। सवेरे सवेरे जब घर में सब सो रहे थे तब हमसे मिलने आई थी साहब, और हम इसलिए बात छुपा रहे थे कि अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो वो हमारी जान ले लेंगे। साहब हम सच कह रहे हैं, कसम से साहब। हमने वहां पे एक आदमी को देखा था, पीछे से भाग रहा था साहब, वो पठानी पहना था साहब। कलीम जो पहनता था, हो सकता है वो किसी और ने पहना हो। उसने चांस लिया हो कि अगर उसे किसने देख लिया तो सारा का सारा इल्जाम बाबा कलीम पर लगे। सर फिर तो ये मुकेश ही हो सकता है। ड्राइवर संदीप ही कहीं इसकी कड़ी ना हो इन सबको मारने के लिए। पर कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। जायदाद भी अगर होता तो उसका बैर किशन से होता। चलो मान लेते हैं माँ बाप आड़े आ जाते और जानवी भी ये समझे कि उसका भी हिस्सा होता, पर वही क्यों, किशन क्यों नहीं? हो सकता है किशन और मुकेश के बीच कोई बैर ना हो, बल्कि साजिश वाली दोस्ती हो। मुकेश का बाबा कलीम को इस तरह से अपने घर ले आना, किशन का उसका विरोध करना, हो सकता है ये सबका सब ड्रामा हो। पर सर बाबा कलीम भी तो मारा गया। आपसी रंजिश का नाटक हो और अंदर ही अंदर दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन हो, और इसी गठबंधन की वजह से ये बाबा कलीम कुरैशी की भी बलि चढ़ गई। अब सवाल ये है कि किस लिए? ये आपकी और किशन भैया की लड़ाइयाँ अच्छी नहीं है। हमें कौन सा अच्छा लगता है आरती? करें भी तो क्या करें? देखो हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पर सवाल कर रहे हैं जय, क्योंकि जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ और इसमें किसी ना किसी की बहुत बड़ी साजिश है। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सीधा एविडेंस हाथ नहीं लग रहा था आपके। उमेश तंवर के फोन पर ढाबा पहुंचने से पहले जो मैसेज आया था उससे कुछ नहीं मिला। ये मैसेज अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन सुई बार बार दोनों भाइयों के ऊपर आकर अटक रही थी। मुकेश का मंदिर में पीछे रह जाना, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का बहाना लेकर, और किशन का फोटो लेकर डायरेक्ट क्राइम सीन पर पहुंचना। इस केस में अभी तक हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, पर जब मिला तो वो किसी झटके से कम नहीं था, और ये झटका हम तक पहुंचा लखनऊ से।
यादव साहब, एक सेकंड सुनेंगे? क्या बात है अली? साहब आपके हाथ में जो फोल्डर है उसमें एक तो फोटो दिख रहा है, क्या देख सकते हैं हम? काजल है कोई? काजल? लेकिन इसका नाम तो जानवी है, जानवी तनवर साहब। ये तो सेम है साहब। नियालपुर के पुरनिया झील में एक तो एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान ये लड़की मिसिंग थी, वहीं के थाने से तो ये फोटो आया है। लेकिन आपको ये जानवी तनवर काजल के रूप में कैसे मिली? ये एक सिविल मैटर है, डिटेल अभी मालूम नहीं। लखनऊ सिविल कोर्ट के किसी वकील ने इसे अभी भेजा है। सर ये तो सेम है, हमारे केस की जानवी और लखनऊ की काजल। तीनों में से किसी एक को तो जिंदा रहना ही था। देखिए है कंफर्म, जानवी ही काजल है। अब देखना यह है कि चाल जानवी उर्फ काजल और संदीप की थी या फिर ये मोहरे थे, और चाल दोनों भाइयों किशन और मुकेश ने चली। क्या थी ये साजिश? क्या पुलिस को और लाशें मिलने वाली थी? आखिरकार संदीप वर्मा कहां था? क्या ये पूरा एक्सीडेंट दरअसल एक सोचा समझा मर्डर प्लॉट था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात इस केस के आखिरी भाग में।